हेलो स्टूडेंट्स और स्पटोई चैनल में बच्चों आपका स्वागत है। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का जो लेसन हमारा चला हुआ बच्चों, उसका पार्ट 2 आज हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने 14 पेज नंबर तक जो क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, उनको हमने सोल्व कर लिया था। ठीक है, तो आगे देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा बच्चों, वो क्या है? विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकोरेक्ट। देखिए हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई है, ए, बी, सी और डी। चार स्टेटमेंट हमारे पास दी हुई है और एक रिएक्शन दे रखी है बच्चों। देखो ये रिएक्शन दे रखी है। तो अगर हम रिएक्शन को दोबारा से लिखें, पी बी ओ प्लस सी, ठीक है, और 2 पी बी प्लस सी ओ टू। तो ये बैलेंस इक्वेशन पहले ही करी हुई है। ठीक है, तो इसमें देखो लेड ऑक्साइड है बच्चों। लेड ऑक्साइड से क्या होता है कि ऑक्सीजन निकल जाती है। ठीक है, लेड ऑक्साइड ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल जाती है और कहाँ आ जाती है? कार्बन के पास। तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि जो लेड ऑक्साइड है उसका रिडक्शन हुआ बच्चों। यहाँ पर क्या हुआ? मैंने लास्ट वीडियो में आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में बताया था। तो देखो जो रिडक्शन है बच्चों, रिड्यूस, जहां से हम रिड्यूस वर्ड हमारा क्या है, उसका मतलब क्या है? रिडक्शन होना। तो लेड ऑक्साइड से अगर ऑक्सीजन निकलती है, ऑक्सीजन रिड्यूस होती है, तो तब हम बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, तब हम क्या बोलते हैं बच्चों? रिडक्शन। तो लेड ऑक्साइड का यहां पर रिडक्शन हुआ। तो हमारी देखो डी जो पॉइंट है, डी पॉइंट हमारा क्या है? करेक्ट है। डी पॉइंट क्या हमारा? करेक्ट। ठीक है, आया समझ में? उसके बाद हमने देखा कि जो सी कार्बन अकेला था और ये यहां से ऑक्सीजन निकल कर कहां चली गई बच्चों? कार्बन के पास चली गई। तो कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन ऐड होती है तो क्या बनता है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यानी कि इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीजन का ऐड होना। ठीक है, तो यहां पर बच्चों जो कार्बन है वो ऑक्सीडाइज हुआ है। तो इसका मतलब जो सी पार्ट है हमारा, सी स्टेटमेंट है, वो भी हमारी क्या है बच्चों? राइट है। ठीक है, यानी कि करेक्ट है। आया समझ में? बट हमने क्या निकालना कि 4 स्टेटमेंट हैं, 4 स्टेटमेंट में से हमने इनकरेक्ट बतानी है। ठीक है, ये कई बच्चे यहां पर इसको समझने में गलती करते हैं। ठीक है, तो इनकरेक्ट बतानी है। अब देखो बी पार्ट को देखो, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। देखो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड तो जो है वो तो प्रोडक्ट बना है बच्चों में। हमारे पास ऑक्सीडेशन ओकर प्रोडक्ट बना है। पहले तो हमारे पास कार्बन था। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं था। तो इस करके ये जो स्टेटमेंट है ये रोंग है। ठीक है बच्चों, ये स्टेटमेंट कैसी है? रोंग है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कहीं भी यहां पर ऑक्सीडाइज नहीं होती। सेकंड देखो, ए पार्ट को देखो, लेड इज गेटिंग रिड्यूस। अब देखो लेड अकेला तो नहीं था, यहां पर क्या था? लेड ऑक्साइड था। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? रोंग है। जबकि जो लेड है वो तो बाद में बना है, हमारे पास प्रोडक्ट बना हुआ है। ठीक है, तो इनको देखने से क्या पता लग रहा है बच्चों? जो हमारा पहला आंसर है जिसमें ए और बी इनकरेक्ट है, जिसमें क्या है? ए और बी इनकरेक्ट है। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है बच्चों, हमारे पास यहां भी एक रिएक्शन है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को ध्यान से देखो बच्चों। इसमें क्या बताना हमने? हमारे पास 4 टाइप है रिएक्शन के। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्या जो अबव रिएक्शन है क्या वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? क्या वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? क्या ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? तो हमें इन चारों में से बताना है कि जो हमारी रिएक्शन है, ठीक है, फेरियस ऑक्साइड की हमने रिएक्शन करी है, किसके साथ की है बच्चों? एल्यूमिनियम के साथ। तो अब यहां पर देखने वाली क्या बात है बच्चों, जो मेन इसका की पॉइंट है, ठीक है, तो फेरियस ऑक्साइड है, उसके साथ एल्यूमिनियम है। अब यहां पर एल्यूमिनियम है बच्चों, वो मोर रिएक्टिव है। ठीक है, मैंने लिखा भी है, देखो एल्यूमिनियम क्या है? मोर रिएक्टिव मेटल है। किससे?
आयरन से, ठीक है, किससे बच्चों, आयरन से। तो एल्यूमिनियम क्या करेगा बच्चों, एल्यूमिनियम क्या करेगा, फेरियस ऑक्साइड से आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है, क्या करेगा, आयरन को डिस्प्लेस कर देगा और आप यहां आ जाएगा, ठीक है, आया समझ में। तो क्या बन जाएगा बच्चों, Al2O3 बन गया, ठीक है, आया समझ में। तो देखो एक ही सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुई है, क्या हुई है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या बोलेंगे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और आयरन हमारा अलग रह जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखो पूरा अच्छी तरीके से बच्चों समझो इसको। तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन फ्रॉम द फेरियस ऑक्साइड, ठीक है, इज गेटिंग डिस्प्लेस टू एल्यूमिनियम मेटल, ठीक है, टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्या बन जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है। यानी कि फेरियस ऑक्साइड से ऑक्सीजन, हम ये भी बोल सकते हैं फेरियस ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल जाती है, ठीक है, और डिस्प्लेस हो जाती है, कहां पर चली जाती है बच्चों, एल्यूमिनियम के पास, ठीक है। तो यहां क्या हो जाता है, फिर क्या बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। सेकंड बात क्या है, एल्यूमिनियम क्या मोर रिएक्टिव है देन आयरन से, ठीक है। तो एल्यूमिनियम क्या होएगा बच्चों, क्या करेगा, एल्यूमिनियम विल डिस्प्लेस Fe, यानी कि Fe को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, उसके ऑक्साइड से, ठीक है। तो इस प्रकार की केमिकल रिएक्शन, दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच वन ऑफ द एलिमेंट, एक एलिमेंट बच्चों डिस्प्लेस करता है अनदर एलिमेंट को, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो ही डिस्प्लेस होता है किससे, मोर रिएक्टिव मेटल से, ठीक है। यानी कि लेस कौन था यहां, आयरन था, तो आयरन यहां से डिस्प्लेस हो गया, ठीक है, आयरन अलग निकल गया। तो एल्यूमिनियम वहां पर चला जाता है, ठीक है, जब एल्यूमिनियम आयरन की जगह जाएगा बच्चों, तो तभी तो उसको जाना पड़ेगा ना वहां से, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन है बच्चों, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्या है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, अगर हम बाकी की रिएक्शन पर गौर करें बच्चों, देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, सपोज करो हमारे पास ए और बी दो रिएक्टेंट हैं, ठीक है, और दो रिएक्टेंट है बच्चों, तो अगर इन हमारा रिजल्ट क्या आ जाता है, दोनों ये ऐड हो जाते हैं तो ए बी बन जाता है, तो इस प्रकार की रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ओके बच्चों। अच्छा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो सकता है, जैसे हमारे पास एक रिएक्टेंट ए बी है, एक रिएक्टेंट सी डी है, तो यहां से क्या होया बच्चों कि ए तो ए और सी आपस में डिस्प्लेस हो जाते हैं और बी और डी डिस्प्लेस हो जाते हैं, ठीक है, या इनमें से कोई भी हम मान के चलेंगे यहाँ पर कि बी लेस रिएक्टिव है, ठीक है, तो बी क्या हो गया यहाँ से डिस्प्लेस हो गया बच्चों, ठीक है, और सी डिस्प्लेस हो गया। तो हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ए सी प्लस बी डी, ये रिजल्ट बनेगा। तो यहां पर हो रहा है क्या बच्चों, ये तो हो गया फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट और ये क्या हो गया, ये सेकंड डिस्प्लेसमेंट होगी। तो इसका मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये क्या है बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, आगे आपके पास आ सकते हैं, मैंने इसीलिए मैं इसको एक बार रिवाइज करा रहे आपको, ठीक है। उसके बाद क्या बच्चों, डीकम्पोजिशन, डीकम्पोज होना बच्चों, टूटना, ठीक है। जैसे हमारे पास ए बी है रिएक्टेंट, ठीक है, और उसको हमने सपोज करो गर्म कर दिया, हीट कर दिया, तो क्या हुआ बच्चों, वो ए और बी दो पार्ट में डिवाइड हो गया, हमारे पास प्रोडक्ट बन गए, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, आया समझ में बच्चों। तो ये था, इसमें देखो हमने काफी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। तो देखिए, व्हाट हैपन व्हेन डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो देखिए नीचे फार्मूला लिखा हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या है फार्मूला, HCl इज एडेड टू आयरन, आयरन फिलिंग, आयरन फिलिंग क्या होती है बच्चों, लोहे का चूर्ण होता है, मिक्सचर होता है, ठीक है, आयरन का। तो इसका मतलब आयरन का फार्मूला क्या है, सिंबल क्या है, Fe। तो दोनों को हमने क्या कर दिया बच्चों, मिक्स कर दिया, ठीक है, आया समझ में। सॉल्यूशन में हमने क्या डाल दिया, आयरन फिलिंग डाल दी, तो क्या हुआ बच्चों यहां पर, अब यहां पर फिर वही बात है, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ फिर, तो जो आयरन है, ठीक है, आयरन क्या करेगा बच्चों, आयरन यहां से
H के पास चला जाएगा और यहां से हाइड्रोजन को क्या कर देगा बच्चों, डिस्प्लेस कर देगा। हाइड्रोजन को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, आया समझ में बच्चों? या हम देखो यहां पर देखो हाइड्रोजन गैस है और आयरन क्लोराइड ये हमारे पास मिलते हैं। देखो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, उसके बाद ठीक है आयरन क्लोराइड निकल रहा है। तो एक्सप्लेनेशन में क्या लिखोगे, जो क्लोरीन है बच्चों, क्लोरीन क्या करता है, फ्रॉम हाइड्रोजन क्लोराइड से यहां से क्लोरीन निकल जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। ऐसे भी हम बोल सकते हैं हाइड्रो यहां से क्लोरीन हो जाता है डिस्प्लेस, ठीक है, बाई आयरन फिलिंग से। आयरन क्या करेगा उसको, इसको क्या करेगा बच्चों, क्लोरीन को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, ये इसको हम यहां से क्या करेंगे, ऐसे दिखा देंगे। ठीक है बच्चों, यानी कि जो क्लोरीन है हाइड्रोजन क्लोराइड से क्लोरीन क्या हो जाता है बच्चों, डिस्प्लेस हो जाता है। किसके द्वारा होता है बच्चों, आयरन फिलिंग के द्वारा। तो क्या बन जाता है हमारे पास, फेरियस है, ये क्या बनेगा, आयरन क्लोराइड। क्या बनेगा, आयरन क्लोराइड बनेगा। तो इसको रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे बच्चों, ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अच्छा बताना क्या है बच्चों, देखो हमारे पास स्टेटमेंट है तो हमने इसमें करेक्ट आंसर बताना। तो सबसे पहले क्या है बच्चों, हाइड्रोजन गैस, उसके बाद आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, यही हमारे पास निकला हुआ है। देखो हाइड्रोजन गैस निकली हुई है, उसके बाद ये आयरन क्लोराइड निकला हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखो सेकंड क्या है, तो ये तो हमारा आंसर ठीक है जो फर्स्ट है। उसके बाद क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस। देखो क्लोरीन तो कुछ निकलती है चलो, पर आयरन हाइड्रोक्साइड हमारे पास यहाँ पर कहीं भी देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो ये क्या है, ये गलत है। उसके बाद क्या है बच्चों, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। देखो रिएक्शन तो हुई है बच्चों, यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हुई है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है। तो थर्ड पॉइंट भी क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, उसके बाद क्या है, आयरन साल्ट और वाटर आर प्रोड्यूस्ड। यहाँ पर कहीं भी वाटर, ऑक्सीजन तो पूरी रिएक्शन में नहीं है बच्चों, तो वाटर कहाँ से बनेगा। ठीक है, तो ये भी बच्चों स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन बच्चों। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। व्हाट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, वैसे तो हमने बच्चों बैलेंस करनी आपको सिखा भी दी है। ठीक है, काफी हमने जो पिछले पार्ट में हमने क्या किया था बच्चों, इक्वेशन को हमने बैलेंस भी किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये देखो क्या है, व्हाट इज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड ए केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस। हम क्यों केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, देखिए बैलेंस इक्वेशन क्या होती है बच्चों, वन इन विच नंबर ऑफ डिफरेंट एटम ऑन बोथ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड आर इक्वल। ठीक है, तो जैसे हमने एग्जांपल लिया था, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे अभी हम करके हटे हैं बच्चों, HCl, ठीक है, प्लस आयरन, तो ये प्रोडक्ट हमारा बना था FeCl2, आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो अब इसको, अब देखें अगर हम इसको बैलेंस ना करें, ठीक है, अगर इसको बैलेंस ना करें तो ये क्या होएगी, अनबैलेंस रहेगी। क्योंकि यहां पर इसका मतलब क्या, देखो पहली स्टेटमेंट को हम समझ लेते हैं, नंबर ऑफ डिफरेंट एटम ऑन बोथ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड आर इक्वल। यानी कि देखो हाइड्रोजन, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, ये रिएक्टेंट है, लेफ्ट साइड में हम इसको क्या बोलते हैं, इन सभी को सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। और राइट साइड में जो बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम क्या होंगे, बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो तभी हमारी जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस होगी, और तभी हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो बच्चों हमारा यहाँ पर ओबे होगा। ठीक है, अप्लाई करेंगे हम उसको। तो यहाँ पर हम इसको देखो, यहाँ हाइड्रोजन का कितना है, 2 है, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हमारे पास हाइड्रोजन के कितने हो गए, एटम 2 हो गए। क्लोरीन के कितने हैं, 2 है, तो इधर भी क्लोरीन के 2 है। आयरन का कितना है, 1 है, तो यहाँ भी आयरन का 1 हो जाता है। ठीक है, आया बच्चों समझ में।
सेकंड मैंने क्या बताया बच्चों कि यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी ओबे होना चाहिए, यानी कि जितना मास रिएक्टेंट का उतना मास प्रोडक्ट का होना चाहिए। ठीक है, तो एक सिंपल सा हम कर लेते हैं। आपको 9th क्लास में जैसे देखो हाइड्रोजन है फिर ऑक्सीजन गैस है, तो ये दोनों अगर कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है बच्चों, ये वाटर बनता है। ठीक है, तो अगर हम इनको देखें ये कैसे हैं, बैलेंस नहीं है। अब देखो इधर क्या है, हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 है, और यहां पर हाइड्रोजन के यहां भी 2 है, पर ऑक्सीजन यहां 2 है और यहां पर ऑक्सीजन का 1 है। तो हम इसको समझते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से। ठीक है, तो अब देखो बच्चों अगर हम इनका मास देखें तो हाइड्रोजन ये कितने, हाइड्रोजन के कितने, 2 है, और मास कितना है बच्चों इसका, 9th क्लास में हमने मास याद भी किया था, काफी सारे जो हमारे पास सब्सटेंस थे। ठीक है, तो हाइड्रोजन का कितना है, यहाँ 1 है, प्लस मास हम निकाल रहे हैं। अब देखो ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 इंटू ऑक्सीजन का जो मास है कितना बच्चों, 16। और अब आ जाओ प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट में कितना है, देखो 2 इंटू 1। ठीक है, तो क्योंकि हाइड्रोजन के 2 है और 1 इसका मास हो गया, प्लस ऑक्सीजन का कितना है बच्चों, 16, और कितने हमारे पास यहाँ 1 है। ठीक है, तो दोनों तरफ अगर हम इनको जोड़ें तो यहां कर लेते हैं, देखो 2 ये कितना आ गया, ये आ जाता है बच्चों 2 प्लस 32 इज इक्वल टू 2 प्लस 16, यानी कि ये आ गया 18, और ये आ गया हमारे पास 34 AMU। ठीक है, AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट इसकी। ठीक है, तो ये हमने 9th क्लास में कर लिया है बच्चों, तो इसको अगर आपने नहीं देखा है तो इसको रिवाइज करें। तो यहाँ देखो हमारे पास जो मास है बच्चों, लेफ्ट साइड में मास कितना है 34, और राइट साइड में यानी कि प्रोडक्ट का मास कितना 18 है, तो ये तो इम्बैलेंस है। ठीक है, तो इसका मतलब जो जो अनबैलेंस इक्वेशन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बैलेंस यानी कि ओबे नहीं करेगी, तो हमने इसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम बैलेंस करते हैं तो बैलेंस करेंगे हम क्या करेंगे बच्चों, तो यहां पर हम देखो यहां कर लेते हैं, ये थी हमारे पास H2 प्लस O2 और H2O, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन के कितने हो गए, 2 हो गए, पर यहाँ हाइड्रोजन के बढ़ जाते हैं, तो हाइड्रोजन को भी हम यहाँ से 2 से कर लेते हैं। देखो 4 4 हो गए दोनों तरफ, ऑक्सीजन के 2 2 हो गए। अब निकाल लो इसका मास, तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा ये कितना हो गया 4, तो 4 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का ये कितना 2 इंटू 16। ठीक है, यहाँ कितना हो गया बच्चों 4 इंटू 1 प्लस, और ऑक्सीजन के कितने 2 है, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम उसके ऑक्सीजन के मास से, तो देखो कितना आ गया, बराबर आ गया। ठीक है, यहाँ आ गया 32 और 4 कितना आ गया बच्चों 36, और इस तरफ भी कितना आ गया बच्चों ये 36 AMU। तो इसका मतलब अब यहाँ पर हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो भी यहाँ पर ओबे हो जाता है। तो यानी कि इसको ओबे करने के लिए, ठीक है, तो हमें जरूरत पड़ती है बच्चों केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की, ताकि हमारे पास दोनों तरफ एनर्जी क्या रहे, सेम रहे। ठीक है, मास क्या रहे, सेम रहे। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चों हम चलते हैं। तो यहां देखो बच्चों, ट्रांसलेट द फ्लोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस देम। देखो हमारे पास सबसे पहले अनबैलेंस इक्वेशन है, ये अनबैलेंस इक्वेशन है। ठीक है, तो यहां पर हाइड्रोजन है, देखो इनको दोबारा से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, NH3, देखो हाइड्रोजन के कितने यहाँ पर 2 है बच्चों, और यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने हैं 3 हैं। तो ऐसा अगर कहीं भी देखने को मिलता है तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी 3 2 जा 6 हो गए हाइड्रोजन के, और यहाँ भी 2 3 जा 6 हाइड्रोजन के हो गए। नाइट्रोजन के कितने हो गए बच्चों 2, यहाँ भी है, नाइट्रोजन के यहाँ भी 2 है। तो ये हमारी क्या होगी बच्चों, बैलेंस हो जाती है। ठीक है, ये हमारी बैलेंस इक्वेशन है। ठीक है बच्चों, तो अब पहला जो फार्मूला था ये तो बैलेंस का था। ठीक है, अब हमारे पास यहां पर स्टेटमेंट दी हुई है। ठीक है, ये तो मैंने
बैलेंस बता दिया आपको, ठीक है। तो बैलेंस करना आसान है, पर जबकि हमारे पास जब स्टेटमेंट होगी तो यहाँ देखो क्या स्टेटमेंट है, हाइड्रोजन गैस, हमने हाइड्रोजन गैस ले ली, ठीक है, हाइड्रोजन गैस ले लिया, को हमने कंबाइन किया बच्चों किसके साथ, नाइट्रोजन गैस के साथ कंबाइन कर दिया, तो क्या बना बच्चों, अमोनिया बना, ठीक है, क्या बना, अमोनिया। अमोनिया का फार्मूला क्या है, NH3, ठीक है, अमोनिया का फार्मूला क्या है बच्चों, NH3। तो आपको ये बच्चों पता भी होना चाहिए। तो NH3 ये बन गया, ठीक है, और अब हमने इसको बैलेंस भी कर लिया। नेक्स्ट देखो सेकंड, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड को कैसे लिखेंगे बच्चों, हाइड्रोजन सल्फाइड का फार्मूला क्या है, देखो हाइड्रोजन और सल्फर, हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है बच्चों, ठीक है, वैलेंसी के हिसाब से आपको पता है हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 1 है, ठीक है, सल्फर की कितनी है, 2 है। तो ये हमने 9th में कर रखा है बच्चों, कंपाउंड बनाने हमने 9th में सीखे हुए हैं। तो इनको क्या करेंगे, हम एरो लगाएंगे, तो क्या हमारे पास बनेगा, ये बच्चे बनेगा हमारे पास H2S, ठीक है। तो 2 किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, H के साथ, और 1 किसके साथ हो जाएगा, सल्फर के साथ है। तो ये हमारा H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाता है। तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड है देखो, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनेगा बच्चों, वाटर बनेगा, टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड। अब यहाँ देखो, यहाँ लिख लेते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, पता लग गया कैसे बना, ऑक्सीजन, ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बना, वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखो इसको बैलेंस करो, यहां पर हाइड्रोजन के दोनों तरफ बराबर हैं, सल्फर के यहां भी दोनों तरफ क्या है, बराबर हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के कितने हैं, यहां पर बच्चों 1 और 2 3, 1 और 2 3 हो गए, जबकि यहां कितने हैं, यहां पर हमारे पास 2 हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहां हम क्या करेंगे, ये 3 है इधर और यहां पर 2 है, तो हम इसको क्या करेंगे, 3 को यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 6 हो जाएगा, और इसको भी हमने क्या बनाना, 6 बनाना, ठीक है। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हाइड्रोजन के बढ़ गए, तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 हाइड्रोजन, ये कितना हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। अब सल्फर के भी कितने हो गए, 2 हो गए, तो यहाँ 2 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो सल्फर के 2 हो गए, ऑक्सीजन के देखो अब कितने, यहाँ 2 2 जा 4, ठीक है, और 2 यहाँ कितने हो गए, 6। तो सभी के मतलब के यहाँ पर जो नंबर ऑफ एटम है बच्चों वो बराबर हो गए, ठीक है। अब उसके बाद अगला देखो बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड को भी ऐसे ही बनाएंगे हम। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम देखो, एल्यूमिनियम का फार्मूला Al, ठीक है, सल्फेट का क्या है SO4। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3, सल्फेट की कितनी होती है, 2, ठीक है। तो अगर हम फार्मूला बनाए तो क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, Al2SO4 थ्राइस, ये हमारे पास कंपाउंड बनता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, Al2SO4 थ्राइस, ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट। अब यहाँ पर क्या होता है देखो, क्या बनता है हमारे पास, पहले यहाँ स्टेटमेंट में देखो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा, ठीक है, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया, ठीक है, Al के साथ है ये क्लोरीन जुड़ गया। उसके बाद बेरियम सल्फेट बना है, क्या बना है, बेरियम सल्फेट, ठीक है। तो इसको भी बैलेंस करो बच्चों, ठीक है, इसको बैलेंस कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, Ba दोनों तरफ बराबर है, ठीक है, Ba दोनों तरफ बराबर है, पहले इसको तो हम अभी नहीं कुछ भी करते, ठीक है। उसके बाद क्लोरीन का यहाँ कितना 2 है, यहाँ क्लोरीन का 3 है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मैंने तरीका बता भी रखा, अगर ऐसा हो तो इधर हम हो गए ना पूरे, देखो क्लोरीन के 6 हो गए, यहाँ भी क्लोरीन के 6 हो गए, फिर रह गए एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम के भी कितने हो गए, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है। अच्छा सल्फेट के कितने हैं बच्चों, जब हम हमारा ये बेरियम कितना हो गया, 3 हो गया, तो यहाँ 3 कर देंगे हम, आए समझ में, बेरियम भी 3 हो गया। अब यहाँ सल्फेट भी कितना हो गया, 3 हो गया, यहाँ भी सल्फेट 3 था,
तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाती है बच्चों, बैलेंस हो जाती है। ठीक है बच्चों। उसके बाद एक और सिंपल इक्वेशन है, देखो पोटाशियम की रिएक्शन किसके साथ है, वाटर के साथ, तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ठीक है, KOH। ठीक है, तो इसको बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 और 3 है, यहाँ हाइड्रोजन के 2 है। तो हम क्या करेंगे, इनको बराबर करेंगे बच्चों। ठीक है, अगर मैं यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितने हो गए, 4। तो यहाँ 2 से हम इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 और हाइड्रोजन के यहाँ 2 और यहाँ भी हाइड्रोजन के 2, तो कितना हो जाता है बच्चों, 4 हो जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के हो गए पूरे। ठीक है, तो इधर देखो पोटासियम के 2 हो जाते हैं, तो हम इसको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो ये क्वेश्चन था हमारा कि हमने क्या करना था, स्टेटमेंट को देखकर रिएक्शन बनानी है, उसके बाद उसको हमने क्या करना है बच्चों, बैलेंस करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। 6th क्वेश्चन है हमारा, बैलेंस करना। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। तो देखो करो इसको। तो हम यहां देखो बच्चों, यहां लिख लेते हैं इसको, HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और उसके बाद CaNO3 प्लस H2O। ठीक है, अब देखो बच्चों इसमें कैसे करेंगे हम, नाइट्रेट यहाँ कितना 3 है और यहाँ नाइट्रेट 2 है। तो सबसे पहले इसी को बराबर कर लो। तो यहाँ इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो नाइट्रेट हमारा बराबर हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब हम ना यहाँ क्या हुआ बच्चों, हाइड्रोजन भी हो गया, पर हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 2 है। ठीक है, और ये 2 यहाँ भी है, यहाँ भी तो है ना बच्चों, देखो H ये कितना है, ये भी 2 है, तो 4 हो जाते हैं। तो 4 करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, जो वाटर में हाइड्रोजन है वो भी कितना हो गया, 4 हो गया। अब ऑक्सीजन के देखो बच्चों, यहाँ ऑक्सीजन के कितने, 2, यहाँ ऑक्सीजन के कितने हैं बच्चों, ये नाइट्रेट, ये तो इकट्ठा था, इसको नहीं हम लेंगे। ठीक है, ये इकट्ठा है इसके साथ। अब ऑक्सीजन के यहाँ 2 है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बैलेंस हो जाती है, सभी के एक जैसे हो जाते हैं। ठीक है, देखो हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 है। ठीक है, उसके बाद NO3 के देखो कितने हैं, NO3 के कितने हो गए बच्चों, 2। यहाँ अगर हम देखो इसको इकट्ठे करें, ठीक है, NO3 को इकट्ठा ही ले लो, तो 2 दोनों तरफ हो गए। उसके बाद N और O को 6 कर लेंगे, 6 करो उसको। ठीक है, ये बराबर हो जाते हैं क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, उसके बाद या इनको अलग अलग दिखाओ, ठीक है, इकट्ठे दिखाओ बच्चों, आपकी मर्जी है। ठीक है, समझ में आना चाहिए बच कंसेप्ट। यहाँ कैल्शियम है, कैल्शियम का क्या है, 1 और 1 दोनों तरफ है। ठीक है, आया बच्चों समझ में। तो ये हमारा क्वेश्चन एकदम यहाँ से आसान हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखो बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4। ठीक है, उसके बाद सोडियम सल्फेट और प्लस वाटर। ठीक है, अब यहाँ देखो सोडियम का यहाँ कितना है, सबसे पहले सोडियम से स्टार्ट करते हैं, यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो हाइड्रोजन के 2 हो गए। अब क्या रह गया बच्चों, बराबर देखो क्या क्या रह गया इसमें, देखो सोडियम के हो गए, हाइड्रोजन यहाँ 2, हाइड्रोजन के 2 और 2 ये 4, यहाँ कितने हैं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 4 हो गया। अब ऑक्सीजन के देखो, 2 ऑक्सीजन के यहाँ 2 और 4 6, यहाँ भी 4 और 2 6, सोडियम के यहाँ 2 हो गया बच्चों। ठीक है, बड़ा सिंपल था। तो ये हमारी इक्वेशन होगी। नेक्स्ट देखो NaCl AgNO3, इनमें देखो दोनों तरफ Na फिर उसके बाद क्लोरीन क्लोरीन, AgNO3 ये तो पहले ही मतलब के बैलेंस है। ठीक है, उसके बाद अगले वाली देखो Ba दोनों तरफ बराबर है, क्लोरीन 2 क्लोरीन है। देखो यहाँ ये था हमारा, यहाँ हमने क्या कर दिया, डी पार्ट देखो बच्चों, डी पार्ट में सिर्फ हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया और हमारी इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस हो जाती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इक्वेशन पर आ जाओ बच्चों, ये भी बैलेंस करने की है। तो बट यहां पर हमारे पास कुछ फार्मूले दिए भी नहीं है। ठीक है, जैसे सबसे पहला क्या है बच्चों,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या है? CaOH ट्वाइस। ठीक है, कैसे बना? कैल्शियम को लिखो और हाइड्रोक्साइड को लिखो। ठीक है, तो कैल्शियम की वैलेंसी 2 और हाइड्रोक्साइड की 1, OH -1 होता है। ठीक है, तो इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है CaOH ट्वाइस। ये हमारा कंपाउंड बन जाता है। ये लिख लिया हमने यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसकी किसके साथ रिएक्शन करी बच्चों? CO2 के साथ। तो क्या बना हमारे पास? है कैल्शियम कार्बोनेट बना, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को कैसे लिखेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट को अलग लिखेंगे। अब कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है? 2 है, कार्बोनेट की भी कितनी है? 2 है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी बच्चों। ठीक है, तो क्या रह गया? 1 1 रहेगी। तो हम क्या लिखेंगे? CaCO3 हमारे पास रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो CaCO3 बन गया, प्लस क्या है? वाटर। अब इसको इक्वेशन को बैलेंस करूं। ठीक है, आया समझ में बच्चों? तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं जैसे हमने फार्मूला बनाया बैलेंस करने से पहले की, तो थोड़ा सा, क्योंकि यहां तो हमने डायरेक्ट रिजल्ट रख दिया ना। अब देखो ये बनी थी हमारे पास इक्वेशन। तो यहां बच्चों देखो कैल्शियम तो बराबर है, चलो ठीक है। उसके बाद क्या है? ऑक्सीजन देखना हमने। ठीक है, तो ऑक्सीजन के कितने हैं? देखो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, 4 हो गए। और यहाँ ऑक्सीजन के कितने? 3 और 1, यहाँ भी 4 हो गए। हाइड्रोजन भी 2 है। ठीक है, हाइड्रोजन भी 2 है। तो कैल्शियम भी 1 है। तो ये तो हमारी इक्वेशन वैसे ही बैलेंस हो रही है। तो हमने जो ये 2 2 लगाए हो, यानी कि लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये समझाने के लिए आपको दिखाया था कि कई बार हमारी इक्वेशन है जो वो बैलेंस ऑलरेडी होती है। उसके बाद देखो बच्चों जिंक, जिंक का फार्मूला क्या है? ये जिंक आ गया। ठीक है, उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट, ऐसे ही हम सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला बनाएंगे बच्चों। सिल्वर नाइट्रेट का क्या बनेगा? AgNO3। उसके बाद जिंक नाइट्रेट, जिंक का मतलब जेड, नाइट्रेट NO3 ट्वाइस। उसके बाद है सिल्वर, सिल्वर मतलब Ag। ठीक है, अब यहां से देखो क्या हुआ बच्चों, इसको बैलेंस करेंगे हम। तो यहां इसको पहले, अब देखो अब करेंगे बैलेंस। यहाँ देखो जिंक जिंक दोनों तरफ बराबर है। फिर उसके बाद यहाँ कितना है? देखो NO3, NO3 कितना है? 1 है। इसको पूरा लो, NO3 1 है। यहाँ NO3 कितना? 2 है। तो हम क्या करेंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 2 हो गए यहाँ भी NO3। आया समझ में? तो Ag बढ़ गया, तो Ag को फिर हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ऐसे मतलब कि ये किया हुआ है। उसके बाद सी पार्ट देखो, सी पार्ट में क्या? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ले लिया हमने Al प्लस कॉपर सल्फेट, कॉपर क्लोराइड। तो कॉपर क्लोराइड क्या बच्चों? CuCl2। फिर उसके बाद एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी कि Al, एल्यूमिनियम क्लोराइड का क्या बनेगा? AlCl3। ठीक है, प्लस फिर कॉपर है तो ये होगा Cu। अब इसको बैलेंस करो। देखो यहाँ पर क्लोरीन के कितने हैं? 3 है, यहाँ पर कितने हैं? 2 है। तो मैंने पहले ही बता रखा आपको, अगर ऐसा हो तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्लोरीन के हो गए पूरे 6 हो गए। ठीक है, एल्यूमिनियम बढ़ गया तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आया समझ में? अब कॉपर के भी कितने हो गए? 3 है, तो यहाँ कॉपर को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, जो इक्वेशन हमारी आ जाती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखो लास्ट, लास्ट क्या है? बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड का फार्मूला लिख दिया। उसके बाद है पोटासियम सल्फेट, पोटासियम सल्फेट का लिख दिया। ये याद होना चाहिए बच्चों आपके। ठीक है, उसके बाद बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट का आ गया। उसके बाद पोटासियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड आ गया। ठीक है, तो ये था, ये अनबैलेंस थी। तो हमने जब यहाँ देख लिया Ba दोनों तरफ Ba 1 1 है, फिर सल्फेट भी दोनों तरफ 1 1 है। फिर उसके बाद क्या है? क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन 2 है तो हमने क्या कर दिया? यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। पोटासियम 2 है, 2 से ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर रखा, तो कितना आ गया? पोटासियम का भी 2 आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके बच्चों, ओके 8 क्वेश्चन देखो, यहां पर हमारे पास कुछ बैलेंस इक्वेशन दे रखी हैं। तो हमने आइडेंटिफाई करना टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है,
तो कौन कौन सी रिएक्शन है, इस प्रकार के क्वेश्चन हमने पहले कर भी लिए हैं। तो देखो KBr, यह KBr प्लस BaI2 KI प्लस BaBr2, ठीक है, आया समझ में। तो ये हमारे पास है बच्चों पोटासियम ब्रोमाइड बोलेंगे हम इसको, क्या बोलेंगे, पोटासियम ब्रोमाइड, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, बेरियम आयोडाइड, बेरियम आयोडाइड, ठीक है। उसके बाद क्या, ये पोटासियम आयोडाइड, ठीक है। ये क्या बना बच्चों, पोटासियम आयोडाइड, ठीक है। और उसके बाद ये क्या बना बच्चों, बेरियम ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, ठीक है। इसको पोटासियम, ठीक है, ये पोटासियम ब्रोमाइड है। तो ये हमारे पास बने हैं, ठीक है। इसको अब बैलेंस करो पहले तो, ठीक है। बैलेंस करेंगे बच्चों, तो यहां पर देखो ब्रोमीन के कितने हैं, यहां पर 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो पोटासियम के 2 हो गए, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आयोडीनो की 2 होगी, ठीक है। BA दोनों तरफ एक एक है, तो हमारी ये इक्वेशन बैलेंस हो जाती है, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसमें देखो क्या हो रहा है बच्चों, यहां पर आप ये देख रहे होंगे, जो के से जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन कहां चली गई, बेरियम के पास, ठीक है। और यहां से आयोडीन कहां चले गया बच्चों, पोटासियम के पास, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ये फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट और ये होगी सेकंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारी क्या होगी बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी हमारे पास, क्या होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। अब नेक्स्ट देखो जिंक कार्बोनेट है, देखो जिंक कार्बोनेट, ये बच्चों टूट गया, देखो जिंक ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, सिंपल है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, डीकंपोजिशन रिएक्शन, क्या बोलेंगे, डीकंपोजिशन। देखो एक सिंगल जो एलिमेंट है वो 2 और मोर में टूट गया, ठीक है। तो उसके बाद अगला देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो ये तो हो गया हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ठीक है। तो ये कितना आ गया, HCl बन गया। तो इसको बैलेंस करेंगे हम, तो यहाँ ये क्लोराइड हो गया। तो यहाँ पर दो जो रिएक्टेंट हैं वो जुड़ के क्या बना, नया प्रोडक्ट बना हमारे पास है, इसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कंबाइन हो गए दोनों के दोनों रिएक्टेंट, ठीक है। आया बच्चों समझ में। नेक्स्ट देखो मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, यहां पर भी देखो यहां से ये मैग्नीशियम है, क्लोरीन यहां से चली गई, ठीक है। तो मैग्नीशियम और क्लोरीन का यहां देखो डिस्प्लेस हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। क्लोरीन यहां से अकेला रह जाता है, ठीक है बच्चों। जो मैग्नीशियम है उसने क्या किया बच्चों, मोर रिएक्टिव मेटल है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम ने क्या कर दिया, यहां से क्लोरीन को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया, क्लोरीन को यहां से निकाल दिया, आया समझ में। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमारा 8th क्वेश्चन था बच्चों। उसके बाद है 2 क्वेश्चन और करने हमने। तो व्हाट इज मीट बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो बच्चों एक्सो का मतलब क्या है भी, जहां जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब हो रही है, यानी कि हीट जहां इन्वॉल्व, इसको हम आसान तरीके से अगर बताएं, एक्सो का मतलब वो है एग्जिट, याद रखना आपने। एक्सो का मतलब एग्जिट, थर्मिक का मतलब हीट, ठीक है। तो एक्सो में क्या होएगा, हीट निकलेगी बच्चों, एक्सो में क्या होएगा, हीट निकलेगी, हीट एनर्जी निकलेगी। देखो
सबसे पहले एक्सोथर्मिक की समझ लो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज वन इन विच एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम द सिस्टम इनटू द सराउंडिंग। जैसे एक्सप्लोजन होता है, वो जो विस्फोट होता है, ठीक है, कंक्रीट सेटिंग होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन है, तो सभी में बच्चों लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो जितनी भी रिएक्शन है वो सभी की सभी क्या है, एक्सोथर्मिक है। जबकि एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है बच्चों। क्या होती है? एब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग से एब्जॉर्ब होएगी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो जैसे फोटोसिंथेसिस है। अब फोटोसिंथेसिस जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है, रिएक्शन है, उसमें क्या करते हैं बच्चों, जो फूड बनाया जाता है किसके द्वारा, जो प्लांट्स के लीफ हैं वो क्या करते हैं, फूड तैयार करते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब करके सन से क्या करते हैं, वो हीट एनर्जी लेते हैं, तब अपना फूड का मतलब के बनाते हैं वो, ठीक है। ऐसे ही मेल्टिंग ऑफ आइस, अगर बर्फ को हम पिघलाएं, ठीक है, तो वहां भी क्या होगी, हीट वहां से अब्जॉर्ब होगी, तो बर्फ क्या होगी, पिघलेगी, इवेपोरेशन होएगा बच्चों, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं, तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। तो जब हीट इवोल्व होएगी ड्यूरिंग द रिएक्शन, उसको कहेंगे एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक की रिएक्शन आप ये भी लिख सकते हैं, देखो कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लिक्विड में डालते हैं बच्चों, यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड, और जब हम देखो गर्म करते हैं इसको, ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन थी एंडोथर्मिक की। यहाँ देखो ईट का क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ एब्जॉर्ब हो रही है, ईट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब। तो इस इक्वेशन में ये एक्सो नहीं है बच्चों, इसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक की रिएक्शन मैंने लिखी है, ठीक है। उसके बाद अगर एक्सोथर्मिक की आपने दिखानी हो तो क्या करोगे आप, कैल्शियम ऑक्साइड का ही एग्जांपल लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर में जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को यानी कि चूने को हम डालते हैं, बिना बुझे चूने को हम पानी में डालते हैं, तो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और देखा होगा बच्चों, जो पानी है वो बड़ा गर्म हो जाता है, तो हीट वहां से रिलीज होती है, ठीक है। हीट क्या होती है, रिलीज होती है। तो ये जो रिएक्शन है वो क्या है, ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है बच्चों। आया बच्चों समझ में? तो ये था हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद है व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड टू बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो रेस्पिरेशन सिस्टम को समझ लेते हैं पहले। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जैसे बच्चों जब भी हम सांस लेते हैं, तो हम सांस लेने का मतलब क्या होता है, ब्रीथिंग करते हैं, तो ऑक्सीजन को हम अंदर लेते हैं, ठीक है। सपोज करो जैसे हमने अभी खाना खाया, तो खाना हमारा जो है वो किसमें आ गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज में, ठीक है, किसमें, ग्लूकोज में। फिर हमने सांस तो हम लेते ही हैं, तो फिर उसमें क्या जुड़ गया बच्चों, ऑक्सीजन जुड़ गई। ये क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो तब क्या होगा बच्चों, वहां से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, ठीक है, और उसके बाद वाटर बनेगा। और फिर हमें जब हम खाना खाते हैं, आपको पता है, तो हमें लार्ज अमाउंट में क्या होती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो जो एनर्जी मिलना प्रोसेस है बच्चों, वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। किसका, रेस्पिरेशन का। अगर हमें शुद्ध हवा मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है, तो तभी हमें एनर्जी मिलेगी, ठीक है। अब ये देखो, इसको हम पढ़ लेते हैं। फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ वी रिक्वायर एनर्जी। भाई हमें जीने के लिए, काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो वी ऑब्टेन दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड, ठीक है, वी ईट, और हम उसको खाते हैं, किसको, फूड को। फूड से मिलती है एनर्जी। तो जो फूड मॉलिक्यूल है बच्चों, ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जैसे ही डाइजेस्ट होता है फूड, और वो किसमें बन जाता है, टूट जाता है, ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल में बन जाता है। जैसे हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। मैंने क्या लिखा, C6H12O6 किसका फार्मूला है, ग्लूकोज का। तो ये सब्सटेंस कम इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन, जैसे हम सांस लिया,
तो ये ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन होती है, और जो कि हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो सेल, तो आया समझ में? तो क्या होएगा बच्चों, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, फिर क्या बनेगा, वाटर बनेगा, ठीक है, वाटर अलोंग विद सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी। तो इस सभी इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। आया बच्चों समझ में? तो जो एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ हीट दैट मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर, ये हीट की फॉर्म में भी मिलती है हमें, क्या करती है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती है, ठीक है। आया समझ में? जैसे हमने खाना खाया बच्चों, खाना खाते हैं तो हमें पसीना भी आता है, तो पसीना आता है तो फालतू की जो एनर्जी है वो बाहर निकलती है, वो बैलेंस करती है हमारी बॉडी का टेम्परेचर, क्या करती है, बैलेंस करती है, ठीक है बच्चों। तो क्योंकि एनर्जी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो क्या होगी, वो बाहर निकलेगी, ठीक है, बैलेंस होने के लिए। तो रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड टू बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो रेस्पिरेशन यहां पर क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, और मैंने क्या बोला था, एनर्जी रिलीज कहां होगी बच्चों, एक्सोथर्मिक में, एक्सो एग्जिट, थर्मिक हीट, जहां पर हीट एग्जिट करती है, ठीक है बच्चों। तो ये हमने 1 से लेकर 10 तक 10 तक जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है बच्चों, वो बड़े अच्छे तरीके से आपको सोल्व भी मैंने करा दिए हैं, ठीक है। तो इससे पहले वाले अगर क्वेश्चन आपने नहीं देखे तो उनको भी जरूर देखें बच्चों, ठीक है। और इसके बाद हम पार्ट 3 बनाएंगे लेसन 1 का, ठीक है। तो आप बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें, और बस आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।